Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum जी. उमर यार ये तो बहुत ज़्यादा अब ये दरमियान में कभी वही वही लगा दो ये तो मेरा सही है. हेलो. अब ये नहीं. हेलो. हेलो. जी अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम वालेकुम सर. सर. कैसे हैं जी आप लोग ठीक हैं? अल्लाह अल्लाह का करम शुक्र. सर, आप सही ठाक हैं? बस फाइन. ठीक है ठीक है. आप लोगों को ये पीपीटीज मैंने शेयर कर जी दी जी थी सर. आई होप. ओके. और यस सर. टुडे टुडे वी आर गोइंग टू टॉक on environmental complexity. ठीक है. और you can see this topic and this is a part of your B course outline. Complexity, environmental complexity. ठीक है जी. Dear students, actually this complexity environment is related with the environmental uncertainty. जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो जब आप इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी देखते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं, असेस करते हैं, तो देन यू डू नीड टू मेजर द डिग्री ऑफ चेंज, मीन हाउ मच इन्वायरमेंट इज डायनामिक एंड हाउ मच इन्वायरमेंट इज कम्प्लेक्स. तो रिमेंबर, आपके जितने इन्वायरमेंट के अंदर योर इन्वायरमेंट इज मोर डायनामिक, डायनामिज्म जितना होगा और वो उसमें कम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, रिमेंबर आपके इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा होती है. लिहाजा इन्वायरमेंटल जो अनसर्टेनिटी के ज़्यादा होने से या कम होने से नेचुरली फिर आपकी उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर भी फ़र्क होता है, इवन स्ट्रक्चर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और ये आपका कॉन्टीजेंसी फैक्टर बन जाता है. तो चूंकि कॉन्टीजेंट का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट इज नॉट सपोज टू रिमेन सेम ऑल द टाइम, इट इज सपोज टू बी वेरिएबल. और जब उसमें वेरिएबिलिटी बढ़ेगी तो दैट इज गोइंग टू बी चेंज. सो दैट्स व्हाट आई थिंक दिस इज द कॉन्टीजेंसी फैक्टर. तो एनी हाउ आई थिंक टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी ये हमारा पार्ट है किसका, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी का. आई होप सो कि यू गॉट दिस पॉइंट नाउ. हम अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करते हुए हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, जैसा कि हम जानते हैं, मतलब दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट इज इंटरनल इन्वायरमेंट, environment which is outside the companies. It may be task environment, it may be general environment, what we call pestle environment. तो देखा यहाँ पे उन्होंने they have mentioned general environment is the pestle one, task is. तो टेक्निकली जो टास्क इन्वायरमेंट होता है ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट विच इज इफेक्टिंग टू द इंडस्ट्री, टू द कंपनी, और इसको हम टास्क कहते हैं. So anyhow, second, the internal environment is there, or these that is a condition and forces within an organization. So we do need to assess. तो हम जब इसको assess करेंगे, देखेंगे, तो my dear वहाँ हमें पता चलता है कि हमारी environmental uncertainty ज़्यादा है या कम है. और अगर ज़्यादा है तो नेचुरली उसके अंदर डायनामिज्म ज़्यादा होगा और कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी. और अगर आपका इन्वायरमेंट में रेट ऑफ चेंज कम है तो वो इन्वायरमेंट वुड बी स्टेबल, और उसके अंदर अगर कम्प्लेक्सिटी कम है तो इसका मतलब द इन्वायरमेंट इज सिंपल. तो लिहाजा हम इसको ऐसे देखेंगे कि अगर डायनामिज्म ज़्यादा है तो इन्वायरमेंट डायनामिक ज़्यादा होगा, वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो डायनामिक और स्टेबल इन्वायरमेंट. और अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा उसमें कंपोनेंट हैं तो वो कम्प्लेक्स होगा, और जितना उसमें कम से कम कंपोनेंट एलिमेंट्स होंगे तो वो सिंपल इन्वायरमेंट होगा. तो इसकी बेसिस के ऊपर तो आज हम टेक्निकली जो इस टॉपिक का पर्पज़ है वो ये बताना है कि टू असेस द इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी इन एसएम, naturally for making strategies and for involving in the strategic planning. Naturally I think this is highly important one. नाउ यू नो, अब देखिए इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है कि हम ना अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं. वो ये कहते हैं कि जी मुश्किल मुश्किल नहीं चीज़ होती. कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि
द नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब इसमें जितने यहाँ नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी कंपनी जिसमें 4 फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक जगह एक ऐसी कंपनी है उसमें 20 फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, तो नेचुरली जहाँ 20 फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसका इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल। और जहाँ 4 हैं फैक्टर्स, वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड द सिंपल इन्वायरमेंट। इसी तरह अगर उस कंपनी के अंदर वेरिएबिलिटी, रेट ऑफ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो वो डायनामिक हो जाएगा, और रेट ऑफ वेरिएबिलिटी कम है तो वो स्टेबल इन्वायरमेंट हो जाए। तो हम असल में इस चीज़ को असेस करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं। अब सिंपल इन्वायरमेंट नेचुरली मीन दैट इज फ्यू environmental factors that affect the organization, or few products, few services, limited customers, suppliers, competitors, minimal need for sophisticated knowledge। तो जितना आपके इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर, एलिमेंट, कंपोनेंट कम से कम होंगे माय डियर, वो आपका सिंपल हो जाएगा। और जितने उसमें एलिमेंट बढ़ेंगे और वो आपका इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि अभी आप देखें, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में क्या है, मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इफेक्ट द इन्वायरमेंट, many products, services, many customers, many suppliers, many competitors, high need of sophisticated knowledge. So this is what organization environmental relationship. Three basic perspectives can be used to describe how environment affect organization। तो नेचुरली जो इन्वायरमेंट है जो इफेक्ट करता है, वो एक तो करता है इन्वायरमेंटल चेंज और कम्प्लेक्सिटी के हवाले से। ये वही बात है जो मैंने कही है, रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ कम्प्लेक्सिटी। और कंपैरेटिव फोर्सेस कैसी हैं, इन्वायरमेंटल ट्रबुलेंस कितनी है, मीन कि उसके अंदर वो चेंजेबिलिटी कितनी है, दूसरे लफ्जों में। Environmental change and complexity, James D. Thompson ने उसको theorized that organization environment can be described along 2 dimensions। तो देखा ये डिग्री ऑफ चेंज और डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी। अब यहाँ होमोजेनाइटी से मतलब आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो दूसरे लफ्जों में कम्प्लेक्सिटी। तो डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी, या डिग्री ऑफ मोर एंड मोर कंपोनेंट लाइक। तो डिग्री ऑफ चेंज, द एक्सटेंट टू विच द इन्वायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल और रिलेटिवली डायनामिक। तो अगर उसमें रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है तो इन्वायरमेंट रिलेटिवली हम क्या कहेंगे, स्टेबल है। और अगर उसमें रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है तो हम उस कंपनी के, उस फर्म के इन्वायरमेंट को हम कहते हैं it is a relatively dynamic one। Same is the case with the degree of homogeneity, the extent to which the environment is relatively simple, few elements, little segmentation, or relatively complex, many elements, much segmentation। So these 2 dimensions, in fact, to determine the level of uncertainty. My dear, this is the point which you are supposed to be kept in mind. Please, it means that environmental uncertainty is measured on the basis of these 2 dimensions, and such dimensions are degree of change and degree of homogeneity। I hope so. Okay, there will be no any issue, no any problem like. Yes, sir. Now, environmental change and complexity, again, uncertainty is unpredictability created by environmental change and complexity, or least environmental uncertainty is faced by organization with stable and simple environment। तो ये बातें वही हैं। इसी तरह अब organization with the dynamic but simple environment generally face a moderate degree of uncertainty। तो I mean, I think almost वही moderate amount of uncertainty result in organization with stability and complexity। Very dynamic and complex environment condition create a high degree of uncertainty। So simple। अच्छा, अब देखिए हम अपने इन्वायरमेंट को देखने, हम असेस करने जा रहे हैं। तो देखें हमने वी हैव प्लेस्ड ऑन वर्टिकल डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी। तो होमोजेनाइटी मीन नंबर ऑफ फैक्टर्स, और डिग्री ऑफ चेंज मीन रेट ऑफ चेंज। So degree of change that may be low, high is same in the case it is I mean like simple या less complex हो जाएगा, और high complex हो जाएगा। तो जब हम अगर देखते हैं तो ये least uncertainty है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ अगर आप गौर से देखें तो आपका environment भी simple है और डिग्री ऑफ चेंज भी मिनिमम है इस जगह पे। तो लीस्ट अनसर्टन इट मीन आपका उसमें अनसर्टेनिटी कम है। और अगर आप ये 2 चीज़ों पे देखें जिसमें एक चीज़ आपकी क्या है कि लाइक सिंपल है, और दूसरी क्या है आपकी हाई
वेरिएबिलिटी हाई है। तो देखा, ये एक चीज सिंपल है, एक इस तरह है, तो ये मॉडरेट और ये मॉडरेट अनसर्टेनिटी। लेकिन जहां दोनों चीजें, कि आपका योर एनवायरनमेंट इज हाई कॉम्प्लेक्स एंड डिग्री ऑफ चेंज इज वेरी हाई वन, so my dear, that reddish type circle is showing most uncertainty. Now, what is the lesson which we do need to learn from this matrix? तो my dear, ये है कि हम किसी भी कंपनी के इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी को देखेंगे कि वहाँ पे, तो जिस कंपनी का इन्वायरमेंट ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा और ज़्यादा उसमें रेट ऑफ चेंज ज़्यादा पाई जाएगी, इन अदर सेंस मोर डायनामिक एंड मोर कॉम्प्लेक्स, वो माय डियर मोस्ट अनसर्टन इन्वायरमेंट होगा। और ऐसी कंपनी जहां आपका इन्वायरमेंट बहुत सिंपल है और डिग्री ऑफ चेंज बहुत लो है, तो वो आपका लीस्ट अनसर्टन, इन अदर सेंस इट इज अ सर्टन टाइप इन्वायरमेंट। तो अब देखिए, मेरा ख्याल है जी, प्लीज कोई पूछना चाह रहे हैं जी, प्लीज। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए, मेरा ख्याल है यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर सच companies environment, and your strategies may be a different for such type of company. This is what that we are going to assess. I hope so कि आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल की होगी जी, यस प्लीज। सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके, थैंक यू यस सर। जी। नाउ दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड, how organization adapt to their environment, basic technique for adapting। बड़ी सिंपल सी बात है, अडेप्शन का मतलब है कि जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके मुताबिक हमने अपने आप को एडजस्ट करना होता है। एंड दिस इज द अडेप्शन वी नीड। इसके लिए मेरा, हम बेसिक टेक्निक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक सर आपकी रिस्पॉन्स, आवाज कट रही है सर। अब पता नहीं, पहले तो, पहले बिल्कुल क्लियर थी सर। हाँ ये जी, हाँ जी, जी, मेरा ख्याल है ठीक हो गया है कुछ मामला यस सर, जी। अब ठीक है। अच्छा जी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, मर्जर्स, एक्विजिशन एंड अलाइंसेस, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और डायरेक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो माय डियर हैं। और इन टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हुए वी अडेप्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब वही है कि जिस तरह हम अपनी इम्पोर्टेंट व्हेन फॉर्मिंग एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाचिंग फॉर डिजाइन चेंज। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है जी, प्लीज। दिस इज बाउंड्री स्कैनर, और एक इज एन एम्प्लॉय, सेल्स representative or purchasing agent who spend much time in contact with other outside the organization can keep up what is going on other organization। तो बाउंड्री आपके स्कैनर जो हैं, ये चीजें हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं माय डियर। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, मेंटेनिंग द प्रेजेंट कोर्स, एक्सपेंडिंग बिजनेस, गोइंग इंटरनेशनल, shrinking the business or shut down। तो ये सर्टेन टाइप ऑफ अडेप्शन। ओपन सिस्टम व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देख सकते हैं कि इसी हवाले के साथ कंपनी का सिस्टम है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, प्लीज। सर अब ठीक है। मच बेटर नाउ। चलिए, थैंक यू। तो अच्छा, आप देखिए प्लीज, वन सर यू ये नो, इसको, सर ये इसको फिर से समझा दें सर, वो स्कैनर को सर। स्कैनर मीन दैट हमने स्कैन करना है, जिस तरह हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करते हैं, बस उस हवाले से आप समझिए। ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए प्लीज, यहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप का ओपन सिस्टम व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये पहले बताएं कि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या है। सॉरी सर, सर शोर बहुत आ रहा है, काइंडली फिर से बताएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ओपन सिस्टम से क्या मतलब होता है। सर जिसमें
ऑर्गेनाइजेशन में सर फीडबैक्स का रेगुलर एक्सचेंज किया जाए सर विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सर। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अब ना सिंपल अगर ये मैं एरोज खत्म कर दूं तो जी ये सर। आपका सिस्टम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अजीम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज प्लीज। फिर से डिस्टॉर्शन काफी आ रही है, आवाज नहीं आ रही। तो किसी का माइक ऑन होगा ना, इस वजह से बहुत शोर आ रहा नहीं, है। ये कल भी था, पता नहीं, मुझे मेरा ख्याल है मैं अपना है हैंड फ्री इसको चेंज करता हूँ। शायद मुझे तो ये लगता है कि शायद ये मेरे वाले सेट में प्रॉब्लम ना हो यस सर, हैंड। क्योंकि आप हिलाते हैं तो ठीक हो जाता है। हेलो। सर अब बिल्कुल ठीक हो गया। चले, अल्लाह करे, दुआ कीजिएगा। अच्छा, अब देखें इन्वायरमेंट में जब हम अपनी सोसाइटी से, ये तो बड़ा प्रॉब्लम। सर फिर से वैसा हो रहा है। सर को लगता है पंखा बहुत तेज चल रहा है, उसकी आवाज कैच कर रहा है। हेलो हेलो। यस सर, मच बेटर नो सर। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, पता क्या, मैंने हैंड फ्री उतार के भी चेक किया है तो ये जी नॉइज सर। उसमें नजर आता है। ये मेरा ख्याल है कि किसी हमारे स्टूडेंट्स का जो माइक है वो ओपन होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। सर अब आपकी आवाज बहुत क्लियर है सर। थैंक यू। अच्छा जी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ओपन सिस्टम। तो यू शुड अंडरस्टैंड क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये सोचती है कि जो कुछ भी है हम खुद बनाते हैं इनपुट और प्रोसेस करके हम, लेकिन ओपन सिस्टम में, दिस इज ओपन सिस्टम, क्योंकि कोई भी कंपनी जो इनपुट है वो मार्केट से, सोसाइटी से लेती है। तो इसका मतलब आपका इंटरेक्शन सोसाइटी से हो गया। आपने चीज़ों को लिया, ट्रांसफॉर्म किया, आउटपुट बनाई, और आपने ये आगे चीज़ों को प्रोडक्ट्स बना के सोसाइटी को दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे माय डियर, बेसिकली ये अल्फाज जो हैं, बाउंड्री स्पैनिंग के एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है, और ये मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये जैसे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, एडेप्टेशन, मैनेजमेंट, और ये सब सिस्टम के नाम से लिखा गया है। कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज मेंट बाय बाउंड्री स्पैनिंग? जी, अली आप कुछ बताएंगे? हेलो जी, अली प्लीज। अली, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आई आवाज। जी जी, अली बताइएगा, व्हाट इज बाउंड्री स्पैनिंग? सर ये सर नो आइडिया सर। Azim, I would like to ask to you, do you know what is meant by boundary spanning?
अजीम, जी अजीम प्लीज। सर हम इसको यूं भी कह सकते हैं सर कि एक तरह इट इज अ काइंड ऑफ अ लिंक दैट कनेक्ट्स इंटरनल सोर्सेज टू एक्सटर्नल सोर्सेज। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट बाउंड्री स्पैनिंग माय डियर। तो दूसरे लफ्जों में जो कंपनी इंटरनल और जैसे कंपनी का जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। काइंडली किसी का स्पीकर अगर है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। जी, तो दिस इज बाउंड्री स्पैनिंग कि आपका जो एक डिपार्टमेंट है लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो बाहर से इनपुट, और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो बाहर से इनपुट परचेज करता है, वो जो बाहर की एक्सटर्नल वर्ड से जो उसका लिंक है बेसिकली, वो क्या कहलाएगा? तो वो बाउंड्री स्पैनिंग है। ठीक है, लिहाजा आपको प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, अडेप्टेशन, मैनेजमेंट करने के लिए जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स आप बाहर से लेते हो, जो कस्टमर से लिंक करना पड़ता है आपको, उसको हम क्या नाम देंगे? वी टॉक अबाउट द बाउंड्री स्पैनिंग। क्लियर है जी बात? जी सर क्लियर है। अच्छा, ये माय डियर, ये पहले भी मैं ये दोबारा बेसिकली टेक्निकली ये वही चीज है जो हम पहले दिखा चुके हैं। अच्छा, अनसर्टेनिटी एंड कम्प्लेक्सिटी में एक्सप्लेन द डायनामिक एंड कम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो दैट इज अनसर्टन आर वेरी वोलेटाइल वन, the wide array of different symbol, shapes and size indicates much diversity and variability, many variable, complex and uncertain। अच्छा, आप देखिएगा, आप जरा इसका कंपैरिजन जरा इससे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तीन चीजें हैं और नॉर्मली उनके साइजेस एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो चीजें बहुत ज्यादा कंपोनेंट नहीं है, यहाँ कंपोनेंट ज्यादा हैं। लिहाजा अगर आप देखा जाए तो इसके मुकाबले में यहाँ पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है। लिहाजा अगर मैं कहूँ कि इसके मुकाबले में विच इन्वायरमेंट इज मोर अनसर्टन, तो आप ये इस बॉक्स को नाम देंगे। इसी तरह अगर आप इसके मुकाबले में अगर इसको दें तो यहाँ आप देख लें कि आपको ये इंडेंट स्टाइल में एक ही चीज मिलती है, लेकिन यहाँ ये शेप और है, ये शेप और है, ये शेप और है, ये शेप और है। तो आई मीन रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो इनके मुकाबले में ये जो चीज है ये सर्टेन होगी। और तो फ्यू सिंबल ऑफ द सेम शेप एंड सिमिलर साइज इंडिकेट फ्यू वेरिएबल, सिंपल एंड स्टेबल। तो ये माय डियर, ये शेप और ये शेप उन्होंने सर्टेनिटी को शो करती है, और ये शेप हमें रिलेटिवली मोर अनसर्टन। उसकी वजह क्या है कि यहाँ मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं और मुख्तलिफ शेप्स हैं। तो दैट वाज जस्ट लाइक अ पिक्चर हैव बीन गिवन टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन। नाउ प्लीज, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट में लाइकवाइज ये वही इन्वायरमेंट परसेप्शन रियलिटी, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में जो हमने पहले अनसर्टेनिटी, डायनामिज्म, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सो दैट इज illiberality manifests। और फिर द पावर एंड रूल ऑफ डायमेंशन में इन्वायरमेंटल डोमेन, रिमोट टास्क, इंडस्ट्री। तो सिंपल पॉइंट वाज दैट कि इन्वायरमेंटल वॉलेटिलिटी, और जिसमें ज़्यादा होगी ऑब्जेक्टिव मेजर्स। और ये उस हवाले के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट की एक और एक थी जो हमने ऐड करने की कोशिश की। ये उसी हवाले के साथ दोबारा अनसर्टेनिटी और कम्प्लेक्सिटी है। द एग्जिबिट, दिस एग्जिबिट इज डेवलप बेस्ड अपॉन वन ऑफ द प्रीवियस साइड। तो जो हमारे पास वो हाई लो और इस बेसिस के ऊपर हमने जो बताने की कोशिश की है कि जी लाइकवाइज दिस इज व्हाट। तो माय डियर, बिजनेस द इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल, डायनामिक या कम्प्लेक्स हो सकता है। और there is a triple bottom line, 3 P's of the organization performance। हम sometime we do need कि किसी भी जगह पे प्रॉफिट कितना है, प्लेनेट और पीपल उसमें कितने हैं,
मतलब लोग क्या काम करते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और एज ए यूनिवर्स उसमें क्या क्या है। अब जब आप प्लेनेट की बात करेंगे तो यहाँ इससे मतलब आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि प्लेनेट से मतलब यहाँ ज़मीन है, और ये पीपल और प्रॉफिट जो कुछ आप अर्न करते हो ये वहाँ से चीज़ आती है। ऑर्गेनाइजेशनल अनसर्टेनिटी, आप जरा दोबारा देखिएगा इसमें, द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी कैन पोज ईदर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डील विद इन ऑर्डर टू सक्सीड। मेरा ख्याल है ये बात क्लियर है। इसमें जो मेजर पॉइंट है वो ये है माय डियर, कि जितनी उसमें एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट आपका जितना हमेशा बदलता रहता है, इसका मतलब उसमें उतनी ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी है। सोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी तीन है प्लीज। अच्छा, अब यहाँ पे इससे पहले मैंने दो बातें की थी। अब मैंने कहा था कि किसी भी इन्वायरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी या डायनामिज्म, इससे मतलब रेट ऑफ चेंज है, और इससे मतलब क्या है कि रेट ऑफ दैट इज व्हाट द मोर एंड मोर एलिमेंट। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई है कि जहां पे आपके रिसोर्सेज अगर या उनमें रिचनेस जितनी ज्यादा होगी, तब भी आपका इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। अच्छा, रिचनेस का आप मतलब? रिचनेस सुन लें, कि मतलब है कि रिच रिच कहते हैं कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल एक जगह से सिर्फ मिलता है तो वो रिच नहीं है, और अगर एक रॉ मटेरियल आप कई नंबर ऑफ सप्लायर से मिल सकता है तो माय डियर उसकी अबंडेंट अवेलेबिलिटी को बेसिकली क्या नाम दिया गया है, रिचनेस। रिचनेस। दैट इज द पॉइंट। लिहाजा सर, प्लीज, जी जी, ये अगर रिचनेस है तो उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा कैसे होगी, ये बता दें काइंडली। वो माय डियर रिचनेस में ये है कि देन यू यू हैव टू डिसाइड इट, लाइक कि जी हम ए से खरीदें, बी से खरीदें, सी से खरीदें या डी से खरीदें। ठीक है ना जी, ये है क्लियर। अगर आप सर आप ये जी जी, तो रिचनेस नहीं होगी, उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं होगी। नहीं नहीं, देखिए देखिए, अगर तो आपने कंपेटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है सप्लायर नंबर, तो फिर नंबर ऑफ सप्लायर होंगे तो उसमें अच्छा। अब अगर जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आपके रिसोर्सेज जितने ज्यादा स्केयर्स होंगे, उतनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, जितनी वो अबंडेंट अवेलेबल होंगे उसके अंदर अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर? जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था। जी जी जी। अच्छा जी, नेक्स्ट complexity क्या है कि environmental complexity is the degree to which an organization is related to the various environmental forces that an organization deal with, such as supplier, technology, and customer. The effect of multiple environmental forces acting simultaneously creates uncertainty of the organization. अब आइए ये richness is the abundance of resources with an organization environment, such as the availability of the skilled workers. Poor environment increase uncertainty due to multiple organizations seeking to gain control over limited resources. So next one is dynamism. Or dynamism is the degree of change of the various environmental factors that affect on organization, such as the availability of the raw material from supplier. An organization operating globally have a greater degree of dynamism to deal with creating more uncertainty. My dear, simply now we may talk कि इस पूरे जो टॉपिक का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, हम उसको जब मेजर करते हैं, सेस करते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट हाउ मच इज डायनामिज्म एंड हाउ मच इज कॉम्प्लेक्स। बल्कि उसमें एक और पॉइंट आ गया कि इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी में तीन फैक्टर बन गए, कि कॉम्प्लेक्सिटी नंबर वन, डायनामिज्म नंबर टू, और नंबर थ्री richness. So I think as a strategic student, you are supposed to know this sort of model. Now, please, you are free to choose, make any questions, please, in order to clarify this concept. Ji, please.
सर क्लियर है सर, यू मे प्रोसीड। चलें, ओके। अच्छा जी, अब आइए जी, माय डियर, दैट इज दी स्लाइड्स दैट वी डू हैव रिगार्डिंग दिस वन। और ये हमारा टॉपिक जो है, जो पहले भी हमने वैसे इसको देखा हुआ है, और ये दिस इज रिलेटेड विद द मिशन, विजन, ठीक है ना जी, इस हवाले के साथ है। तो नाउ इन फैक्ट, विजन मिशन स्टेटमेंट, विजन आउटलाइन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी। मेरा ख्याल इसमें अगर हम थोड़ा सा इसे फास्ट कर लें ज्यादा बेहतर नहीं होगा जी? क्या ख्याल है? विजन हम पहले देख चुके हैं, how it wants the world in which it operates. It is a long-term view and concentrate on the future, descriptive picture of the desired future state. It is an emotive and it is a source of inspiration. ये emotive से क्या मतलब है जी? जी सोनिया, सोनिया आप बेटा आप बात कर सकते हो प्लीज जी। सोनिया प्लीज। जी अजीम बोलिएगा प्लीज। सर ये हमें दोबारा पढ़ना, हमने वीएन वीएन आपने जिस तरह डिटेल में काफी पढ़ाया था। बेटा ये पता क्या है, ये अजीम इस तरह है कि अगर आप बी पार्ट में देखेंगे तो वहां इन्होंने फिर इसको दिया हुआ है दरअसल। हेलो, मैं जी ठीक है अजीम। हो गया। जी सर मैं बात कर रहा था। हाँ नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये अगर बी पार्ट में जाके देखेंगे तो वहां इन्होंने मिशन, विजन और फिर गोल और ऑब्जेक्टिव का दोबारा उन्होंने रिपीट किया हुआ है दरअसल, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल अच्छा है सर, कि मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। ये आईसीएमए ने हेलो। अब ऊपर ऑप्शन आ रही है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट कर ले, और अगर जब क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो दोबारा म्यूट कर ले ताकि शोर ना हो। अभी भी काफी नॉइस है, तो मैं जब आपसे क्वेश्चन कर पूछूं ले मैं सर। दोबारा म्यूट कर लेता हूँ, अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ। हाँ तो होना यही चाहिए ना कि क्वेश्चन करने के बाद आप म्यूट करें आप उसके बाद। अभी भी नॉइज हो रहा है। जी सर, काइंडली सर सबको कह दें सर म्यूट कर ले सर, प्लीज वो जी ज्यादा बेहतर प्लीज, है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर स्पीकर्स प्लीज एंड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन प्लीज। अभी आप देखें ये बेहतर हो गया है। काइंडली सपोर्ट एंड मेक योर इन्वायरमेंट मोर हेल्दी वन, और ताकि उसमें नॉइजेस ना हो। और चूंकि नॉइज की सूरत में मेरा ख्याल है थिंग्स आर नॉट क्लियर वन लाइक, और बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाते हुए भी और बाकी लोगों को भी सुनते हुए। तो काइंडली आई थिंक कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी परफॉर्म बाय ऑल यू पीपल और बाय वी ऑल पीपल आई प्लीज, ठीक है ना जी। तो ये अजीम इस वजह से था कि इसके अंदर लाइक ये एक दोबारा इन्होंने शामिल किया हुआ है। अच्छा एनी हाउ, इसका जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज एन इमोटिव एंड इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये इमोटिव से यहाँ क्या मतलब है? हेलो जी सर, ये मोटिव यानी कि हमें ये मोटिवेट करता है, मतलब जो भी हमने गोल अपना अचीव करना है, इमोशनली हमें हेल्प करता है हमारा गोल अचीव करने के लिए। यहाँ इमोटिव का मतलब बेटा पर्पस होगा, ठीक है, मकसद, एम है बेसिकली। ये इमोशंस नहीं है, इमोटिव है कि मीन के ये हमें पर्पस बताता है कि हमारा पर्पस क्या है। मिशन पे आइए, और ये पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारा मिशन क्या है, फंडामेंटल पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज, सो संटिकली डिस्क्राइबिंग व्हाई इट एग्जिस्ट एंड व्हाट इट डज टू अचीव, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। वैल्यूज में beliefs that are shared among stakeholders of an organization, value drive an organization culture, ये खूबसूरत ज़रा बात है। and priorities and provide a framework in which decisions are made. For example, knowledge and skills are the keys to success. Give a man bread and feed him for a day, but teach him to farm and feed him for life. So that's what I think the values basically हमें अपनी कल्चर को ड्राइव करने में मदद मिलती है। वंस यू टॉक रिगार्डिंग वीएन मिशन, ये पहले हम देख चुके हैं। वीएन अ डिस्क्रिप्टिव पिक्चर ऑफ अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, mission is a statement of business rationale applicable now as well as in the future.
The mission is therefore the means of successfully achieving the mission. Like मेरा ख्याल है कॉमन बात है, ये जरा आप लोग देख सकते हैं माय डियर। विजन मिशन में लॉन्ग टर्म डिजायर है, जबकि मिशन क्या है, व्हाट डज इट टू रीच देयर। vision is a motive while that a mission is a rationale of the organization business। अच्छा ये बता सकते हैं rationale of the organization business क्या है? कि मतलब है हम दूसरे लफ्जों में हम वो फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिस तरह हमने वो बार बार कहा है कि देयर इज अ 9 कंपोनेंट ऑफ द मिशन, एनी कंपनी कैन डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। और वो 9 कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? रैशनल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, you are supposed to discuss regarding the customer, regarding the product, regarding the market, technology, concern for people, concern for survival, concern for employees वगैरह। so this is a source of inspiration Zaji, like और broad होता है, precise, common desire of most people, or could include the beneficiary like। so this is the points that's अब आइए गोल और ऑब्जेक्टिव में हम पहले ये बात जैसे बता चुके हैं, द वर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर ऑफन कंफ्यूज विद ईच अदर, और ये इंटरचेंजेबली भी यूज होता है वैसे। द बोथ डिस्क्राइब थिंग दैट अ पर्सन मे वांट टू अचीव और अटेन, बट इन रिलेटिव टर्म्स may mean different thing। both are desired outcome of work done by a person, but what sets them apart is the time frame, attributes they set for, and the effect they inflict। तो जो गोल जो होता है वो आपका जनरल होता है, जैसे इफ यू सेट जनरल होता। general, you say that our goal is to be a market leader, or to develop a new markets, suppose within the next 5 year। अब सवाल है कि आपने उन गोल को कैसे अचीव करना है, तो फिर आप उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और मेरा ख्याल है ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने पहले भी बात की है कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट वन, और स्मार्ट से मतलब क्या है कि इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, relevant, and time bound। So both terms imply the target that one's effort is desired to accomplish। Goals are generically for an achievement or accomplishment for which certain efforts are put। Objectives are specific target within the general goal। अब आइए जरा देखें, ये लाइन को अगर आप अंडरलाइन कर लोगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। Objectives are specific target within the general goal। तो देखा आपने मतलब है कि मार्केट शेयर को बढ़ाना है, ये आपका एक जनरल गोल है, लेकिन इसको कैसे करना है उसके लिए यू आर सपोज टू सेट योर टारगेट। so that's why objectives are time related to achieve a certain task। please, that's why we have mentioned कि goal general है, while that task objectives are a smart one। it must be specific, measurable, attainable, whatever the case like। तो इस हवाले के साथ ये चीजें आई होप सो कि ये क्लियर हैं। और इसी तरह ये एट्रीब्यूट्स ऑफ गोल हैं जो हम पहले कर चुके हैं। देखें जो डिफरेंसेस इन स्कोप है, गोल्स आर ब्रॉडर होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ज़्यादा नैरो सेंस में ज़्यादा होंगे। ये देखें ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो एंड आर सेट फॉर सर्टेन टास्क। स्पेसिफिसिटी, गोल्स आर जनरल, जबकि ये स्पेसिफिक ज़्यादा होते हैं। टेंजिबिलिटी वाइज गोल्स मे बी मोर इंटेंजिबल, जबकि ऑब्जेक्टिव्स आर मोर टेंजिबल वन लाइक। आई होप सो कि देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। एट्रीब्यूट्स ऑफ गोल्स, डिफरेंसेस इन टाइम फ्रेम वाइज, मतलब है ये कॉमन बातें हैं। और ये स्मार्ट जो मैंने पहले अभी कई बात की थी कि whenever you set your goal, so objectives, sorry, it should be a smart one, specific, measurable, appropriate, realistic, time bound। और अब इसको उन्होंने इसके साथ रेफरेंस में what, how much, how, where, when and उसको ज़रा रिलेट करने की कोशिश की है। और फाइनली मीन हम स्ट्रेटेजिक गोल की तरफ चुके आते हैं। तो आई मीन लाइक अब देखें ये यहाँ दे हैव गिवन एग्जांपल, implement an integrated planning, review and evaluation model that provides for the allocation of resources on the basis of department, unit and college wide priorities। अब इसकी बेसिस के ऊपर हमें क्या करना होगा? we do need to set objectives। तो देखा ऊपर ये हमारा गोल है, और इस गोल की अकम्पलिशमेंट के लिए ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये हम फिर इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। ये 1.1 अपडेट एग्जिस्टिंग एजुकेशनल मास्टर प्लान, फिर establish a method in each planning council, modify the budget development, और finally फिर हम annual evaluate the extent to which the college integrated planning। तो इस तरीके से फिर हम लिहाजा कीप इन माइंड इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि हमारा जो गोल होता है वो टॉप, और गोल को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस इज माय डियर
ये पहले भी मैं आप लोगों को वैसे शो करवा चुका हूँ। दैट इज व्हाट एट द टॉप इट्स अ विजन, देयर इज अ मिशन, देयर इज अ गोल, देयर इज ऑब्जेक्टिव्स, और देन देयर इज एक्टिविटीज आर देयर। तो देखा हम मतलब है कि जी ये ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक टारगेट विद इन द जनरल गोल, और ये क्या है, अ डिजायर्ड आउटकम इन इंटरमीडिएट टर्म्स एंड ब्रॉड, और मिशन हमारा व्हाई इट एग्जिस्ट एंड व्हाट इट डज टू अचीव इट विजन, और ये एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर ऑफ द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट लॉन्ग टर्म। तो आई होप सो कि इफ यू कीप दिस pyramid in your mind, so you can easily convince to any person regarding vision, mission, goal, objectives, like activities, तो वो हैं जो हम आप करेंगे likewise। so strategic हमारी, अच्छा यहाँ पे अब ये माय डियर, अगर आपको strategic intent पूछा जाए तो strategic intent of the company, ये चार चीजें मिलके ये कंपनी की स्ट्रेटेजिक इंटेंट कहलाती है। मकसद जिसको हम कहते हैं, ब्रॉडर मकसद, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल। और मैं रिमेंबर आपको पहले भी मैंने कहा था VMO, आई मीन ये यहाँ पे इन्होंने गोल नीचे लिखा हुआ, लेकिन आपने गोल तीसरे नंबर पे लिखना है और ये चौथे नंबर पे आप ये करेंगे। और ये अब विजन आपकी आ गई, जो हम पहले भी बात हो चुकी है, विजन क्या है और ये एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स उस विजन में क्या होते हैं, मिशन है, मिशन क्या चीज़ है, मेरा ख्याल है इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फिजिबल होना चाहिए, प्रिसाइज, क्लियर, मोटिवेटिंग, डिस्टिंक्टिव, इंडिकेटर, मच कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ये गोल है, बात तो ये स्मार्ट की बात है। तो ये इनफैक्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, या अब आप तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, ग्लोबल, आजकल ये पर जस्ट लाइक इज। और टाइप्स ऑफ गोल हैं, फिक्स्ड हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं। और फिक्स मीन के जो आप एक क्वांटिफाई करते हैं, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जिसको आप चेंज कर सकते हो, इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज वन। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, लाइक क्या हो सकता है, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और टाइप्स ऑफ गोल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हैं, आई थिंक लाइक। so this is about the mission, vision, mission, goal, objectives. Any questions? जी आगे शुरू करें जी। यस सर। जी सर। अच्छा माय डियर, इनफैक्ट अगर आप अपना बी पार्ट में देखेंगे तो वहाँ एक टॉपिक है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये देखिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक इनफैक्ट आप देखें, पहली बात है कि वी आर सपोज टू नो, तो लिहाजा स्टेक होल्डर आर ऑल दोज पार्टीज who having direct or indirect impact on companies, और जो इन्फ्लुएंस करती हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो लिहाजा व्हाट इज स्टेक होल्डर, व्हाई मैनेज स्टेक होल्डर, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू एनालाइज स्टेक होल्डर, क्रिएटिंग स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्लान, क्रिएटिंग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। अच्छा अब देखें, जब आप कहते हैं ना कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इससे मतलब है कि हमारे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन हमसे होती हैं, वो हमसे नाराज भी हो सकते हैं, और लिहाजा उनको मैनेज करना कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का भी काम है कि उनको हाउ यू हैव टू मैनेज एंड हाउ यू हैव टू satisfied your stakeholder, even your customer, even your supplier, even your I mean like government might be and certain type of I mean। तो लिहाजा इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पे आइए कि स्टेक होल्डर क्या है, कि a person, group or organization that has an interest or concern in an organization. Very simple. Stakeholders can affect or be affected by the organization actions, objectives, and policies. Some example of key stakeholders are creditor, debtor, director, employees, government and its agencies, owners, shareholders, and supplier, union, and the community from which the organization draws its resources. So not all stakeholders are equal। अब ये एक क्वेश्चन, जाहिर बात है सारे स्टेक होल्डर एक जैसे नहीं होते। उसकी वजह ये है कि इवन आपके सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते, सारे सप्लायर की स्टेक होल्डर एक जैसे नहीं होते, क्योंकि एक सप्लायर ऐसा है जिससे आप जो इनपुट परचेज करते हो वो आपकी प्रोडक्ट का मेजर पार्ट नहीं है। एक ऐसा सप्लायर है
कि वो आपकी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका जो मेन रॉ मटेरियल वो देता है आपको, लिहाजा मेरा ख्याल है उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वो अपनी इनपुट को रोक दे तो आपकी प्रोडक्शन इम्पैक्ट करेगी। दैट्स व्हाई आई थिंक वी हैव टू लर्न माय डियर कि नॉट ऑल स्टेक होल्डर्स आर इक्वल। अब इन का मतलब है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर एक जैसे नहीं है, तो फिर आप उनको मैनेज करते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो दैट्स व्हाट आई थिंक stakeholder management topic has been included here. Now, this is for managing the stakeholder. Like here is the level of commitment. ये देखें, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ेगी, और ये आपका है टाइम आपके हवाले से। तो आप देखो, इसको असल में मैनेजमेंट की बात है कि आप कांटेक्ट होता है, फिर अवेयरनेस, आई हैव हेयर्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, फिर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं, फिर आप उनसे इंगेज होते हैं, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर कमिटमेंट आती है, और फिर इंटरनलाइजेशन होती है। ये है आपके स्टेक होल्डर। जब आपकी इंटरनलाइजेशन हो जाए ना, तो फिर इसका मतलब वो आपके रिलेशन उनसे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसी तरह अभी जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो अभी लेवल ऑफ कमिटमेंट उनमें कम होता है, क्योंकि अभी ये लेवल है, अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये लेवल और ज़्यादा बेहतर है। फिर अंडरस्टैंडिंग में आपकी कमिटमेंट और ज़्यादा, इंगेजमेंट में और है, एक्सेप्टेंस में और है, कमिटमेंट में और है, इंटरनलाइजेशन में और है। लेकिन इसका मतलब है कि इट टेक्स टाइम, ये जो हॉरिजेंटल पे टाइम और लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो लिहाजा हमारा काम असल में मैनेजमेंट करने का मतलब है कि अगर हमारे रिलेशन अपने इस स्टेक होल्डर से इस लेवल के डेवलप हो जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर आई थिंक कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम वगैरह कम से कम होंगे। तो दिस इज द पॉइंट। अब असल में दिस इज अ प्रोसेस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है? नंबर वन, सबसे पहले हम वी आइडेंटिफाई आवर स्टेक होल्डर, then we analyze our stakeholder, we prioritize stakeholder। अब प्रायोरिटाइजेशन बेसिकली ये वही है कि जो अभी हमने कहा था कि नॉट ऑल स्टेक होल्डर्स आर इक्वल। चूंकि प्रायोरिटाइज का मतलब है कि एक शेयर होल्डर आपके लिए बहुत क्रिटिकल है और उसे आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन दूसरा जो शेयर होल्डर है, सॉरी स्टेक होल्डर, वो आपके लिए है लेकिन इतना अहम नहीं है, तो जाहिर बात है उससे रिलेशन और टाइप के होंगे, उससे रिलेशन। तो प्रायोरिटाइजेशन आपको करनी पड़ती है माय डियर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट लाइक दिस इज द मॉडल। फिर हम उसको इंगेज करते हैं और फिर अपनी जो कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये यहाँ से, और ये हमारा फिर फीडबैक टाइप है। तो ये आपको मॉडल और प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज का मतलब है कि उसको असेस किया जाता है, फिर प्रायोरिटाइजेशन होती है, फिर इंगेज किया जाएगा, और फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, और ताकि फिर जो भी मसले मसाइल हैं वो पैदा ना हो सके। क्योंकि अगर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो माय डियर उसमें फिर क्या होगा कि नेचुरली देयर वुड बी अ रिजेंटमेंट, कंप्लेंट्स वुड बी देयर, योर स्टेक होल्डर्स आर नॉट हैप्पी, या you are not happy with your stakeholder, so then I'm sure like business would not be run properly, or hence ultimately business would be suffered. So now that my dear stakeholder management है क्या चीज? Stakeholder management is a forming and maintaining relationship with the stakeholders and influencing them in order to achieve an objective, or at least not undermine it. An objective might be identifying new opportunities, winning a bid, or delivering project. A stakeholder is any person or group with interest in or impacted by the objective either positively or negatively. Stakeholder management is two-way communication and incorporation of feedback to build and sustain appropriate level of commitment to the objective, identify and mitigate resistance, and who are the most important stakeholder, those who can stop you achieving the objectives. तो दिस इज व्हाट आई थिंक, मेरा ख्याल है इसमें कोई इशू तो नहीं ना जी इस स्लाइड में। नाउ इन फैक्ट द बिजनेस नेटवर्क में अगर आप देखें तो माय डियर दिस इज ऑब्जेक्टिव, और फिर ये हमारी कंपेन, कैप्चर, बिड करना, प्रोजेक्ट डिलीवरी है, और इसमें अगर फिर ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, चूँकि कैप्चरिंग के टाइम के ऊपर कंपेन करते हुए, बिड
ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए यू नीड अ पार्टनर, अकाउंट मैनेजमेंट, यूज़र, बजट, ओनर्स लाइक। तो ये बहरहाल मीन दैट्स कैंपेन में इन्फ्लुएंस एंड अचीव ऑब्जेक्टिव, गैदर इंटेलिजेंस टू एक्सक्यूज मी इन्फॉर्म। सर, जी जी, सर वो अजीम का क्वेश्चन है सर, वो कह रहे हैं अनम्यूट कर दें, क्या कर दें? अनम्यूट करने को कह रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, अजीम। सर बिड में और टेंडर में क्या डिफरेंस होता है? बेटा एक मिनट, ये यहाँ तो अजीम साहब का यहाँ तो अजीम इज आ ही नहीं रहे जी। सर क्विट ना कर गया हूँ फिर लेक्चर। उसकी वजह ये है कि हाँ जी, नहीं इसमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है सर। अच्छा देखिए, बिड है ना, बिड एक ये होती है कि ये तो मतलब फाइनेंस में मुख्तलिफ टर्म्स के अंदर भी बिड प्राइस होती है, आस्क प्राइस है। आप ब्रोकर के पास जाते हो तो आप उससे एक शेयर खरीदते हैं, तो अगर आपने उनसे उसने देना है तो वो आपको अपनी बिड प्राइस देता है कि जी मैं ये और आपसे इस प्राइस पे मैं खरीदूंगा। टेंडर बेसिकली एक ऑफिशियल जरा मैटर होता है कि जिसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप अपनी जो कोटेशंस वगैरह हैं वो फॉर्मल तरीके से इन्वेलप में डाल के आप भिजवाते हैं, और फिर जो सबसे लोएस्ट होती है तो उसको आप टेंडर कहते हैं। ठीक है जी मैम। ओके। अच्छा जी, तो ये हमारी चीज़ हुई बिजनेस नेटवर्क। व्हेन इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट डन? Stakeholder management starts as soon as the objective is agreed and continues until the objective has been achieved. A predefined approach should include a process of stakeholder identification. ये वही वाली बातें जो हमने वो process में बताई हैं. Analysis and ongoing monitoring to drive the action required to build appropriate level to support and deal with any issue. Key messages around business rationale, benefits, transition plan, and impact. Stakeholder management role and responsibilities. अब why do stakeholder management हमें ज़रूरत है? My dear, stakeholders may significantly influence the success or otherwise achieving the objective. Stakeholder will have a variety of understanding, expectation, and level of commitment. ये है तीन बड़ी अहम बातें कि जी स्टेक होल्डर विल हैव अ वैरायटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशंस उनकी, और लेवल ऑफ कमिटमेंट. सो इट इज वाइटल टू अंडरस्टैंड हु आर द इंटरेस्टेड पार्टीज, what is their reason to object, what is their role within the interested community, what are their current and future level of commitment, what level of power and influence do they have, and who or what influence the stakeholder. So stakeholder management will enable effective time management. अच्छा, now that the stakeholder management process, देखिए अब देखिए वो जो हमने अभी बात की थी, हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, फिर वो उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ये उसी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं. तो आइडेंटिफाई में हम क्या करेंगे? नेम each stakeholder and determine their interest in the objective and what information they will require. Assess may understand the level of interest, influence, and commitment of the stakeholder to appropriately manage them. Or plan में फिर record the required level of engagement, any change needed, and name of the gatekeeper in the stakeholders management plan. Create a stakeholder map to visualize grouping and relationship. Or engage with the stakeholders as planned to regularly review and update the stakeholder management plan. तो ये है हमारे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस में. बट एनी आई थिंक वो जो 5 बातें हैं उसको जहन में रखें. और वो क्या है जी? नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई करना है. नंबर 2 फिर हमने उसको असेस करना है, फिर प्रायोरिटाइज करना है, फिर इंगेज करना है, और फिर कम्युनिकेट करना है. ठीक है जी. अब ये आइडेंटिफिकेशन में माय डियर आ गया
कि हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे। तो स्टेक होल्डर can be individual, group, function, organization, and fall into categories. Those groups are individual impacted by the objective, those whose involvement is essential, those who to be influenced. तो तीन बातें हैं जिनका इम्पैक्ट, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी और जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। और द गेट कीपर इज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हु विल मैनेज ईच स्टेक होल्डर। ऑल कॉन्टेक्ट शुड बी कोऑर्डिनेटेड थ्रू द गेट कीपर। अब देखिए, असल में वो बात आपको बताना चाहते हैं कि जनाब अपने कंपनीज के अंदर गेट कीपर रखिए। गेट कीपर वो पार्टीज, वो अथॉरिटीज हैं जो उन स्टेक होल्डर के साथ राब्ता करेंगे और उस मसले को, जैसे फर्ज करें जी अजीम, यू आर सपोज टू टॉक जेंटलमैन प्लीज। अजीम इज इंटरेस्टेड टू से, यहाँ अजीम शो नहीं मेरे पास हो रहे। आई एम नॉट फाइंडिंग मिस्टर अजीम। अजीम अगर आप अनम्यूट हो, जी जी जी, ये आप यहाँ आए हैं। जी जी, हाँ जी बोलिए अजीम। जी सर। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है। सर गेट कीपर की कोई एग्जांपल दे दें। माय डियर, बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करनी है तो नेचुरली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, किन लोगों से मिलना है, किससे मिलेंगे, तो वो आपको जो और आपकी कंपनी के अंदर से किसने उनसे मुलाकात, वो गेट कीपर्स हैं। मतलब देखो ना जी, आपने उस कंपनी से राब्ता करना है तो किस पार्टी से मिलना है और आपका कौन सा बंदा मिलेगा, ये गेट कीपर्स हैं बेसिकली। राइट सर। जी जी, नाउ प्लीज अब ये आइडेंटिफिकेशन में ये आपके, मेरा ख्याल है बड़ा सप्लायर हैं, एक्सटर्नल्स हैं, कस्टमर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये इंटरनल पार्टनर्स हैं, ये मुख्तलिफ पार्टीज हैं। बहरहाल जी, आई होप सो के यू आर सपोज टू। ये अब हमने एक वो जो बात की थी, देखिए कि वेयर दे आर ऑन द कमिटमेंट कर्व। कमिटमेंट कर्व का मतलब है कि जितने आपके स्टेक होल्डर ऊपर की तरफ जाएंगे, ये बताइएगा इज इट गुड फॉर कंपनी या दिस इज अ बैड फॉर कंपनी। जी जी, गुड फॉर कंपनी। यस, इसका मतलब उनमें लेवल ऑफ कमिटमेंट ज्यादा है और वो आपके साथ अफिलिएटेड ज्यादा हैं। अच्छा, Yes, अब sir. देखिए कॉन्टेक्ट के बाद वेयर दे आर नाउ, ये अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग में आप चले जाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे इंगेजमेंट, आई वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोजेक्ट। फिर एक्सेप्टेंस लेवल पे आएगा और दैट इज व्हाट कि एक्सेप्टेंस इज द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी हैपन। आपने मतलब है कि जी वो, और आई वांट टू हेल्प मेक द इम्प्लीमेंटेशन वर्क। अब आप वो कहते हैं जी मैं आपको उसमें मदद भी दूंगा। और इंटरनलाइजेशन सर में, आवाज कट रही है। इंटरनलाइजेशन में इट इज अ वे वी डू थिंग्स हियर, मतलब है कि जी वो अब उन चीज़ों को खुद करना चाहते हैं। तो एनी हाउ आई थिंक दिस इज द प्लान प्रोजेक्ट्स लाइक जिसके अंदर हम ये चीज़ें करती हैं। अब आफ्टर आइडेंटिफाइंग माय डियर, देयर इज असेसिंग टाइम कम्स इन विच यू डू नीड टू measure the to assess the stakeholders। ठीक है जी, और हमने देखना क्या है कि इम्पैक्ट को, इन्वॉल्व, इन्फ्लुएंस को, कीप इन्फॉर्म्ड वगैरह। तो हाउ दे आर, आप देखिएगा बेसिकली क्या है जी आपका चेंज ड्राइवर, रिक्वायरमेंट, कंसर्न, एक्शंस। हाउ दे आर इफेक्टेड, व्हाट दे आर चेंज एंड हाउ दे विल फेस, व्हाट आर द बेनिफिट, डिसएडवांटेज वगैरह, व्हाट इज देयर रिएक्शंस। इसी तरह फिर रिक्वायरमेंट में where are they now on the commitment curve, so what are our concern, what are their concern, what issue do they have, where do they have, likewise। और फिर concern level के ऊपर चले गए, फिर action में चले गए। ठीक है, और to build commitment and surface resistance in the required time scale। तो ये असल में हम तो
पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसको असेस किया, ठीक है जी। और असेसमेंट में भी ये भी एक बेसिकली वो जो आप प्लान बनाते हैं और वो जो था उसमें स्टेक होल्डर एनालिसिस, हम ये भी बहरहाल उसमें उन चीज़ों के साथ है। अब लेवल ऑफ कंट्रोल में फिर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, तो ये हम कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर वेयर और नॉट गेट कीपर आस्क द गेट कीपर फर्स्ट, gatekeeper authorities and provides apprises and provide current status of the relationship from their information and stakeholder management plan। तो प्लीज कीप इन माइंड gatekeeper वो पार्टीज है जिनसे आप राब्ता करते हैं और वो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी आपसे निगोशिएट वगैरह करते हैं। तो कॉन्टेक्ट द स्टेक होल्डर, डॉक्यूमेंट एनी सिग्निफिकेंट आउटकम, सेंड टू गेटकीपर। और फिर ये फॉर्म कंट्रोल है, ये लाइट टच के अंदर, यहाँ कंट्रोल का मतलब है यहाँ आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करेंगे। लाइट टच के अंदर स्टेक होल्डर्स हु डू नॉट रिक्वायर टाइट कंट्रोल, वो फिर आई मीन ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वो इस तरीके से ज़रा लीनियंट व्यू रखते हैं। तो आई थिंक ये गेट कीपर्स आ गए जी। लीड स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट मेंटेनिंग एंड ओवरव्यू ऑफ करंट रिलेशनशिप स्टेटस, एक्ट एज अ कोऑर्डिनेशन पॉइंट फॉर लाइजन विद स्टेक होल्डर। तो मेरी आप मेरा ख्याल है बात क्लियर होगी कि जो पार्टीज अपनी अपनी कंपनी की तरफ से उन के साथ जो लिंकअप होते हैं, जो निगोशिएट करते हैं, जो बात करते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, तो उनको हम आइडिया यहाँ पे गेट कीपर्स कह रहे हैं। तो प्री ऑथोराइजिंग कॉन्टैक्ट विद द स्टेक होल्डर इन द फॉर्म कंट्रोल, identify and implement the activities necessary to build the required level of stakeholders, record all analysis, regularly update the stakeholder management, highlight issues and escalate serious stakeholder issues को है, communicate consistent, clear, agreed management और messages वगैरह। और ये फिर हम एक्ट में आ गए, flagging stakeholders example। So there are issue or concern present for which no resolution is currently identified. So stakeholder has refused to sign up material, stakeholder has the power to delay the project and is deemed likely to do so, stakeholder is communicating negative message about the projects like। तो ये फ्लैगिंग से यहाँ मतलब पता क्या है कि आप अपनी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं। बाज़ का आप देखें ना कि आप पेमेंट करनी है, आप लेट कर रहे हो, ये उसकी रिजेंटमेंट है। तो इसको उन्होंने यहाँ पे नाम क्या दिया है, फ्लैगिंग स्टेक होल्डर की एग्जाम्पल दी है। और फिर आपने वैलिडेशन एक्ट में करनी है कि मीन हैज़ द होल लाइफ साइकिल एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम बिन कंसीडर्ड, ऑल टेक्निकल मैनेजरियल। फिर आपने वो जो मसाइल थे उनको ख़त्म करके उनको वैलिडेट कर लिया और यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर रिलेशनशिप लाइफ। ये क्वेश्चंस हैं, ये स्टेक होल्डर मैप। अच्छा जी, अब अभी एक बात सुनिएगा, क्योंकि आपने जब अपने स्टेक होल्डर को असेस करना है तो या उसको जो जिस लेवल पे रखना चाहते हैं तो आपको उसका मैप, ये मैं मैप थोड़ा सा इस तरीके से देखना चाहूँगा कि जिस तरह हम करते हैं ना कि हमारे वो कस्टमर जो सेटिस्फाइड हैं, जो मॉनिटर जिनको करने की ज़रूरत है, जो एक्टिवली इंगेज हैं और जो कीप इन्फॉर्म्ड है, जिनको आपने इन्फॉर्म्ड रखना है, किसी को सेटिस्फाई करना है, किसी को मॉनिटर करना है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहते हैं। तो व्हाट इज इट? इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग स्टेक होल्डर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। अब देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास हमेशा दो वेरिएबल चाहिए। एक हम वर्टिकल पे रखते हैं, यहाँ इन्फ्लुएंस रखा और यहाँ इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी रखा। तो एक्स वाई एक्सिस समटाइम्स लेबल्ड पार एंड एक्स एक्सिस समटाइम्स जस्ट लेबल्ड इंटरेस्ट एनी हाउ। तो इसके लिए लफ्ज़ आप पार इस्तेमाल कर लें या इंटरेस्ट या अवेलेबिलिटी। तो माय डियर, इसकी बेसिस के ऊपर अब देखें कि आपकी तवज्जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर वाले लोगों के लिए डिफरेंट होगी। ये वो स्टेक होल्डर हैं जिनको आपने हर हालत में सेटिस्फाइड रखना है, ये वो स्टेक होल्डर हैं जिनको आपने बड़े सख्ती से मॉनिटर करना है, ये वो हैं जिनको आपने इंगेज रखना है, ये वो हैं जिनको आपने इंफॉर्मेशन साथ साथ देनी है। कई ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन कई वो कहते हैं जी हमें अपडेट इन्फॉर्मेशन दें। तो माय डियर, उसकी बेसिस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी या इंटरेस्ट। अब देखिए ज़रा यहाँ पे अगर आप ये अगर गौर से देखें तो ये वो बताना चाह रहे हैं एक्टिवली इंगेज्ड जो आपके स्टेक होल्डर हैं। ये कौन है? कि बिजनेस ओनर्स एंड अदर विद द सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकर अथॉरिटी, टिपिकली इजी टू आइडेंटिफाई
can kill, sustain or nurture the project. So they are typically easy to actively engage, set up consistent touch points like. तो मतलब ये हैं इसी तरीके के साथ they have mentioned कि यदि हमारे पास ये एक है, ये कीप इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, may be impacted by the project but have little influence, may want more of your time than you can give, find efficient ways to communicate and keep them informed, email update, presentation, publicity और कंपेन वगैरह, ठीक है ना। इसी तरह ये मॉनिटर वाले हैं स्टेक होल्डर्स, ये भी आपका स्टेक होल्डर मैप में आप कहते हैं, तो दे आर नॉट एंड डोंट एक्सपेक्ट टू बी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व, they are not even aware of your project and may not want another email in their inbox. Know who they are, monitor them and be aware if they are. तो इसी तरह ये एक मैप में हमने मतलब मुख्तलिफ इसको बनाए हैं कि बिजनेस ओनर्स हैं, ये हमारे पास मेजर स्टेक होल्डर, माइनर स्टेक होल्डर, ऑब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो मतलब है कि उनकी टाइप भी जो ऐसे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ हो सकती है। अब आपके जो बिजनेस ओनर हैं उनको सेटिस्फाई किसी और तरीके से, मेजर स्टेक होल्डर को किसी और तरीके से, माइनर को किसी और तरीके से। तो दैट्स व्हाई आई थिंक यू पीपल डू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन। और अब मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन में हम आइडिया क्या करते हैं कि हमें पहले देखना क्या पड़ता है कि हम रिव्यू एक्सपेक्टेशन करेंगे, फिर एक्शन लेते हैं और फिर रीसेट एक्सपेक्टेशन करेंगे, मतलब कि अगर उनमें कोई किसी चीज़ के वाले से प्रॉब्लम आता है। तो व्हाट इज़ नीडेड, आपको पेशेंस की ज़रूरत है माय डियर। ये आई एम टॉकिंग अबाउट विद द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट वाइज। आप अपने स्टेक होल्डर से जब डील करोगे तो यू नीड पेशेंस, setting the right expectation on scope and timing, prioritize right, allocate future resources and budget right, be able to justify your decisions, continuous planning and risk assessment, और I mean communicate often, आपको अक्सर communicate करना होगा, consider how, when, objective, resources वगैरह, और how में ऑडियो विजुअल मुख्तलिफ फेस टू फेस ऑनलाइन प्रिंटेड मटेरियल उनको देना होगा, when में प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन प्रेफरेबली और रिएक्टिव कम्युनिकेशन लाइक। देखिए प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होगी कि आपको बिफोर टाइम उनको वो जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे पहले ही वो चीज़ पहुंचा देनी, ये, और किसी वाक़े के होने के बाद उसको बताना, ये रिएक्टिव कम्युनिकेशन होती है। और आज की दुनिया में प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन इज़ मोर बेटर वन। तो व्हाट ऑब्जेक्टिव में हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि प्रोवाइड रिपोर्टिंग मटीरियल, रिव्यू प्लानिंग, review budgets, information sharing, decision making, to remain engaged, provide feedback and support, define and clarify requirements, collaborate, establishing and trusting agile environment। ये बताएंगे agile environment कौन सा होता है? Please, Ali. Agility, agile company जी। सर जो क्विक को सर डिसीजन मेकिंग में सर एजिलिटी इन सेंस ऑफ फास्ट, हाँ लेकिन वो तो है, लेकिन अब यहाँ अजाइल एनवायरनमेंट कौन सा होगा? सर डायनामिक एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, थैंक यू, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेबल अजाइल एनवायरनमेंट का मतलब है कि एनवायरनमेंट विच इज वेरी प्रोएक्टिव, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, और उसके ऊपर आपको फिर नेचुरली यू डू नीड टू डेवलप ट्रस्ट। और आप इन्वायरमेंटल, आप ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे? इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी है तो उसको आपको अपने एनालिसिस के जरिए से यू हैव टू डिटरमिन यदि उसमें कितनी जो है वो अनसर्टेनिटी और कितनी उसमें रिस्क है, और रिस्क विदाउट मेजरमेंट आप कभी कर नहीं सकते, ठीक है ना जी। अब देखो ना, एक बात आप लोगों से सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि आपका इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी है तो मुझे बताएं इसमें रिस्क कितना होगा? अजीम आप जवाब होगा, ज्यादा होगा। नहीं, लेकिन ज्यादा तो है बिल्कुल, लेकिन आप मेजर कर सकते हो अभी इसमें कितना, मैंने पूछा था कितना रिस्क है? कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिज्म के जरिए मेजर कर सकते हैं। इसके जरिए से अजीम, मे यू टेल अगेन प्लीज?
कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिज्म के जरिए मेजर कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है और हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस। बेटा जी देखिए मेरी बात सुनिए मिस्टर अजीम, रेट ऑफ चेंज और कम्प्लेक्सिटी तो जितनी ज्यादा होगी वहां पे आपकी अनसर्टेनिटी ज्यादा है। अब अनसर्टन चीजें ज्यादा है, मेरा सवाल है कि उसमें रिस्क कितना है, और शहरी बात है रिस्क कैसे मैयर करोगे? सर जब इन्वायरमेंट ही अनसर्टेन है सर तो उसमें मेजर कर ही नहीं सकते सर, रिस्क ही अनसर्टेन ही होगा। तो अली इसका बड़ा सिंपल सा फिर मैं कहूंगा कि अगर आपकी प्लानिंग सारी की सारी फ्यूचर से रिलेट करती है और फ्यूचर हैज नॉट बीन सीन बाय एनीवन, तो उसके सर अंदर अगले 2 सालों में क्या होना है आपको पता है क्या होगा? जी सर, तो फिर एस्टिमेट फिर करेंगे इसका सर हम। जी सर हम एस्टिमेट्स पे चलेंगे सर अभी। हाँ, अब एस्टिमेट में कैसे करेंगे माय डियर, बात को खोलिए जरा। सर आप बेहतर काइंडली बता सकते बाकी हैं जो है आप। ना वो म्यूट कर लें, जो बाकी म्यूट कर लें, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। आपकी जो आवाज, आंसर हाँ करे जी सिर्फ वही अनम्यूट करें प्लीज। प्लीज अगेन इट इज रिक्वेस्टेड। आप ये मामला ये आप लोग भूल पता नहीं क्यों जाते हैं। अच्छा जी मुझे दोबारा बताइए, अभी भी है कुछ नॉइज थोड़ा सा, प्लीज प्लीज। अच्छा जी अली अभी आपने बात बताई है तो मेरा, जी सर। आपने कहा जी कि एक चीज अनसर्टेन है तो उसमें जी तो हमें सर। रिस्क पता ही नहीं चल सकता, तो माय डियर फिर ये सारी जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं मैनेजमेंट प्लानिंग करने की, तो फिर इसका मतलब हमें प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं सर। देखो ना आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाओगे और सर इन्वेस्टमेंट अगले 10, जी जी प्रोबेबिलिटी के जरिए कर सकते हैं भैया। हाँ जी एग्जैक्टली, ये क्लैप सब लोग कर दें जरा प्लीज, मैं भी सर पे हाथ मार के कर रहा हूँ क्लैप। Azim, wonderful gentleman. The probability is the technique which is used in order to measure the chances of occurrence in future. Now, higher the probability, lesser the chances of risk. Simple. और इफ यू गोइंग टू से, आप कभी फाइनेंस जिन लोगों ने पढ़ी है तो रिस्क की डेफिनेशन पढ़ के देखिएगा। रिस्क की डेफिनेशन है कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड डेविएशन, के जो टारगेट आप रखते हैं उसमें चांस ऑफ, और ये जो चांस ऑफ अकरेंस है डेविएशन जो है यही बेसिकली रिस्क होता है। क्लियर हुई बात अली? यस सर। यस सर, थैंक यू। तो प्लीज the probability is the only way that you measure in quantitative sense कि what is the likelihood, देखिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है, likelihood, what is likely chances that something would be happening in future, or that's why in statistics, so the probability is basically taught to students like, तो probability is the measure which is used। और आप देख लीजिएगा अपनी फाइनेंस की किताबों में जहां भी रिस्क मेजरमेंट आप करने जाओगे, विदाउट प्रोबेबिलिटी यू कैन नॉट मेजर योर रिस्क। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, फिक्र नोट कर लीजिएगा। मसलन मैंने आप अली मुझे कहते हो कहते हैं कि सर अगले साल मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैं इसमें 20 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट होना है, तो यू नो ये स्टेटमेंट कौन सी है? प्रोबेबिलिटी है सर। नहीं ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो क्या होना है सर? तो भी अभी मैंने होना है ना, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जी 20 सर। लाख रुपए प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी आपने इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं बताई। लिहाजा जब आप मुझे कहोगे ना कि सर मुझे 20 लाख प्रॉफिट होगा, तो ये अभी अनसर्टेन स्टेटमेंट है। लेकिन जब तक आप इसको मेजर नहीं करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, तो ये कभी भी रिस्क फैक्टर नहीं जा सकता। ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर, क्लियर है। अली भाई आप भी अपने आप को जो है ना वो म्यूट कर ले प्लीज। डन। अभी भी आवाज है कुछ। अच्छा जी
मेरा ख्याल आज की हमारी स्लाइड्स तो ये फिनिश हो चुकी हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट देन आई विल बी शेयर विद द न्यू टॉपिक। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा आई एम वेरी सीरियस कंसर्न, कराची स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इस्लामाबाद स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, और आज तो वैसे भी स्ट्रेंथ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हियर, ये 10 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ इस वक्त। हेलो एनीबॉडी? जी जी प्लीज। सर, ये वाली स्लाइड्स प्लीज क्लास के बाद सेंड कर दीजिएगा। Sure. I'm talking students, those who are belonging to Karachi, please. Anyone is पर visible हो सकते हैं? चले, anyhow, I think जी कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहें, लेडीज जी? अगर अगर आईसीएमए वाले सर ये सर फिजिकल क्लासेस की तरफ जाते हैं सर, जी तो सर ये लेक्चर्स होंगे अगर आप टीच करेंगे सर, ये 0 से स्टार्ट होंगे या जहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वहां से स्टार्ट करेंगे? बेटा, ये तो फिर वो डायरेक्शन तो वही बताएंगे मुझे। क्योंकि सर आज भी मैसेज आया था इनका कि मंडे से फिजिकल क्लासेस हो रही हैं लाहौर में। सर वो एक्चुअली ऑप्शन अवेलेबल है, जिसने ऑनलाइन लेनी है ऑनलाइन, जिसने फिजिकल जाना फिजिकल, तो वो ये दोनों एट ए टाइम जो है ना कैरी करेंगी क्लासेस। नहीं, उसमें आप इशू ये है कि अगर फर्ज करें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अगर फिजिकल पे चले गए, तो अगर स्टूडेंट 10 5 6 7 8 हैं तो तब भी ये जारी रखेंगे। आई डोंट नो, वैसे मैं सुबह कॉल करके कंफर्म कर लूंगा, लाहौर के जो एडमिन है ना इरफान साहब, उनसे कॉल करके कंफर्म कर लूंगा। वैसे मेरी जो परसेप्शन है वो ये है कि वंस दे हैव स्टार्टेड, नाउ द क्लासेस वुड रिमेन स्टार्टेड, और जो अजीम कह रहे हैं मेरा ख्याल ऐसा ही होगा कि दे वुड बी प्रोवाइडिंग द चॉइसेस, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द फिजिकल क्लासेस दे मे ज्वाइन, अदरवाइज आई थिंक सो द ऑनलाइन क्लासेस वुड बी रिमेन कंटिन्यू। सर मैंने बात करनी थी और आपसे। जी जी सर अभी आप जो स्लाइड शेयर करते हैं ना, मैं बुक में देख रहा हूँ सिर्फ 2 टॉपिक कवर करते हैं, जबकि अभी सिलेबस काफी ज्यादा पड़ा है, तो हम क्या इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे टाइम से? माय डियर, मुझे ये बताइए कि आपका, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात पता क्या है, बात ये है माय डियर कि जब आप स्लाइड्स को देखे चलोगे तो डिस्कशन तो होगी, टाइम तो लगेगा ना जी। सर मैं ये समझता हूँ कि माशाल्लाह आप काफी ज्यादा डिटेल्ड में मतलब हमें मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है, विच इज गुड, लेकिन ये कि वो मेरा ख्याल से वो इतना ज्यादा पास टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में हम जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। वो आप माशाल्लाह कॉन्सेप्ट दे रहे थे, वो इनफ है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताएं कि जब आपने एक चीज को डिटेल में पढ़ लिया तो उस पर किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी चीज आएगी, और ये बहुत सारे जैसे ये जो मिशन विजन वाली बात है ये तो उन्होंने रिपीट किया हुआ था बेसिकली, ठीक है ना जी। इसी तरह आगे और भी टॉपिक हैं जो रिपीटेड हैं, तो असल में तो जो आपका ये जो ड्यू जितना भी टाइम है ना जी, अगर ये फुल टाइम हमें देते हैं तो हम मिस्टर अजीम बड़ा कन्वीनियंटली इसी पेस के साथ हम आपके कोर्स को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह। देखो देखो मेरी इंशाल्लाह बात, सीमा में भी हमारा देखिए चैप्टर 2 है, ये E3 मेरी का बात चैप्टर 2 सुनिए, कंप्लीट हुआ है। बात सुनिएगा, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरे नज़दीक हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप भाग भाग के आगे कर रहे हैं, अगर बच्चे को डिस्कशन उसकी कंप्रीहेंशन नहीं हो पा रही तो फिर फायदा क्या है, मुझे बताइए। वो सर आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, वो बात मुझे एग्री कर रहा हूँ। तो बात यह है कि ये हमारे यहाँ टीचिंग ना, ये जो कोर्स मुकम्मल करवाना मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग अभी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ें आपको जब आ जाता है ना कि हमारी CI ये है, कंपेटिटिव एडवांटेज ये है, अब मेरा ख्याल है आपको रियो आपके आपके टिप्स के ऊपर आपको याद है, आपको VCA का पता चल गया है, आपको जेनरिक स्ट्रेटजीज आती हैं, तो मेरा ख्याल है एग्जाम के अंदर यू विल बी क्वाइट कंफर्ट टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, और ये डोंट वरी अबाउट फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, आई थिंक इट वुड बी कन्वीनियंटली कंप्लीट इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह। जी, नाउ एनी फर्दर कोई बात अगर कोई पूछना है, कुछ भी सवाल करना है तो काइंडली।
चलिए जी, फिर मेरा ख्याल है इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मंडे मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक, और इंशाल्लाह द स्लाइड्स एंड पीपीटीज वुड बी शेयर्ड विद यू पीपल। ओके, सर मंडे को टेस्ट होगा या लेक्चर कंटिन्यू करेंगे? मंडे को हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है और मैं सर। दरमियान में आप लोगों को ये मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को अपना अजीम, आपको जो इस पे क्वेश्चंस है ना जी एमसीक्यूज, वो कुछ मैं शेयर करता हूँ भी, ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक जी, है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।